नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं इंडियन हिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी वीडियो में, जिसमें मैं अभी तक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत के इतिहास के अलग अलग टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूं। इन सभी टॉपिक्स को अभी डिटेल में करना बाकी है, जो मैं अपने आने वाले अगले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं जिससे आपको इसको समझने में और याद रखने में आसानी हो। कन्वेंशनल वे तो यही है कि मैं एक टॉपिक उठाऊं, उसके इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको बताऊं, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं। लेकिन इस तरह की डिस्कशन में जो परेशानी रहती है वो ये रहती है कि कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं और हमें चीज़ें याद नहीं रहती। तो मेरी कोशिश है कि मैं स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊं और हर चीज़ के फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश करूं। उसके बाद जब आप किताब को पढ़ते हैं, बुक को रीड करते हैं या नोट्स पढ़ते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स के, तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। आज का हमारा डिस्कशन है मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि मध्यकाल से उतने सवाल आते नहीं थे और विशेषकर राजनीतिक जो जीवन है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, राजनीतिक इतिहास है, उससे सवाल कम पूछे जाते थे। हालांकि आर्ट एंड कल्चर के आ जाने के बाद ये पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, विशेषकर वो हिस्सा जिसको हम प्री मेडिएवल हिस्ट्री या पूर्व मध्यकाल कहते हैं, जिसको राजपूत काल भी कहा जाता है। यानी कि जिस पार्ट को हम उतनी तवज्जो पहले नहीं दिया करते थे, जो करीबन 750 एडी से लेकर के 1200 एडी तक के काल को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 यानी कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उससे पहले का जो काल था एंशिएंट हिस्ट्री के समाप्त होने के बाद, आफ्टर द completion of ancient Indian history, a new era started, and that era is known as early medieval history till the time when Delhi Sultanate was founded by the Turks. तो तुर्क मैंने इसलिए भी कहा बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इलबारी था, इलबारी डायनेस्टी से उसका संबंध था। तो मुद्दा है यहाँ पे कि हम सबसे पहले ये समझ लें कि हमें मेडिएवल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और उसमें हमें अपने पढ़ने के तरीके को किस तरीके से देखना और समझना होगा। मेडिएवल हिस्ट्री में जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड करते हैं तो राजपूत पीरियड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज राजपूत पीरियड में काफ़ी सारी चीज़ें विकसित हुई, अलग अलग पेंटिंग की कला विकसित हुई, हिंदी लैंग्वेज विकसित हुई, और उसके साथ साथ राजपूत पीरियड का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही मौका मिला फॉरेन इन्वेजन्स का। क्योंकि जब गुर्जर प्रतिहार यानी कि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत पे जिनका प्रभाव था वो थे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, ईस्टर्न पार्ट में जिनका साम्राज्य था वो थे पाल डायनेस्टी, और उसके बाद दक्कन यानी कि डेक्कन में जिसका प्रभाव था वो थे राष्ट्रकूट। डेक्कन कहने का मतलब है इंडिया का वो हिस्सा जो नर्मदा और तुंगभद्रा के बीच में आता है।
बिटवीन नर्मदा एंड तुंगभद्रा। नॉर्मली हम महाराष्ट्र को इसमें लेते हैं, नर्मदा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा से केप कैमरीन का जो स्थान है वो आपका डीप साउथ में काउंट किया जाता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से हमें पहले तो उस हिस्से को थोड़ा देखना होगा। उसमें राष्ट्रकूट और पाल और जो है गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसने अल्टीमेटली उसके बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य बिखर गया, टूट गया। राष्ट्रकूटों ने अपने आप को डेक्कन में ही कन्फाइन कर लिया और पाल भी अपने ईस्टर्न टेरिटरी में ही अपने आप को इसके पश्चात उन्होंने रखा। तो इससे हुआ ये कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो वहाँ पे एक शक्तिशाली साम्राज्य जो थी, जो गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानी जा रही थी, वो अब नहीं रही। तो उसके बाद मौका मिल गया विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ पर आक्रमण करने का। गुर्जर प्रतिहार के टूटने और बिखरने के बाद राजपूत डायनेस्टीज़ बहुत सारी विकसित हुई, उसी का नतीजा था, डिसइंटीग्रेशन का ही नतीजा था। सारी राजपूत डायनेस्टीज़ जो हैं उसके बाद स्थापित हुई। आप ये भी जानते हैं कि गोरी के इन्वेजन के समय काल में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली और अजमेर के शासक थे। तो इस तरह से छोटे छोटे डायनेस्टीज़ होते वो यहाँ पे डेवलप होते हमें दिखाई देते। तो एक्चुअल में इन तीनों के बीच संघर्ष था वो हर्षवर्धन के कैपिटल कन्नौज को लेकर के था। हर कोई ये समझ रहा था कि अगर वो कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लेगा तो वो हर्षवर्धन की तरह ही एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। लेकिन कोई भी साम्राज्य, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, पाल हो, बहुत समय तक कन्नौज के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए। कुछ समय तक वो वहाँ पे कब्जा कर पाए, फिर किसी और ने अटैक किया, फिर वो उनको वहाँ से हटना पड़ा। तो इस तरह से यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहा। तो हमारा पहला हिस्सा ये होगा। उसके बाद हम देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आपका होगा भक्ति काल और एक होगा आपका सूफ़ी आइडियोलॉजी, ठीक है ना। तो भक्ति और सूफ़ी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही धर्म सुधार आंदोलन थे, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में क्रक्स के तौर पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये समझ लें कि दे हैव गिवन अल्टरनेट रूट टू बेसिकली रीच द साल्वेशन और टू रीच योर गॉड। भक्ति मूवमेंट जो है वो अगर हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन को दिखा रहा था, तो सूफ़ी आंदोलन कहीं ना कहीं सिया और सुन्नी के बीच जो रक्त रंजित युद्ध हो रहे थे, जो ब्लड शेड हो रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए, आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक नई आइडियोलॉजी विकसित हो रही थी। तो सूफ़ी मूवमेंट इस्लाम में रिफॉर्म की बात कर रहा था। वो कुरान शरीफ और पैगंबर मोहम्मद के मैसेजेस को फॉलो करने की बात कर रहा था। वो हर इंसान को अल्लाह के बच्चे के रूप में देख रहा था। सूफ़ी मूवमेंट एक लिबरल मूवमेंट के रूप में माना जा सकता है। कई आप में से सज्जन होंगे जिनको लगेगा कि कई सूफ़ी सिलसिले ऐसे थे जो फोर्स्ड कन्वर्जन को भी फॉलो कर रहे थे या उसको भी अलाउ करते थे। हाँ, ऐसा था, लेकिन ज़्यादातर जो सूफ़ी थे वो लिबरल थे। और इंडिया के साथ चाहे वो सोहरावर्दी हो, चाहे वो चिश्ती हो, इन लोगों ने जो मैसेज दिया वो तो लिबरल ही था। और इसी के कारण भारत में इस्लाम जन जन तक पहुंच भी पाया। तो अगर मैं ये कहूं कि भारत में इस्लाम धर्म को प्रचार करने में सूफ़ी प्रचारकों का, सूफ़ी संतों का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन को जब हम देखते हैं तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होता है। हम सब जानते हैं दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। इसमें सगुण और निर्गुण दो तरह के भक्ति आंदोलन हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर हिंदू धर्म में जाति प्रथा के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर, आडंबरों के नाम पर, रिचुअल्स के नाम पर काफ़ी सारे जो है गलत तरीके आ गए थे। उसको ख़त्म करने के लिए भक्ति एक साधारण तरीके से, बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी रिचुअलिस्टिक वर्क के ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते को बता रहा था। यहाँ मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि भक्ति आंदोलन कभी भी किसी दूसरे तरीके का विरोध नहीं करता। यहाँ पे वो ये नहीं कहता कि ये तरीका जो है ब्राह्मणवाद वो गलत है।
वो कहता है ये भी एक रास्ता है, लेकिन आपके पास एक और अल्टरनेट रूट भी है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही आसान तरीके में, साधारण लैंग्वेज में आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। शगुन में वो ईश्वर का एक रूप देखते थे, चाहे वो कृष्ण के रूप में देखें, चाहे वो विष्णु के रूप में देखें, चाहे शैव के रूप में देखें, चाहे किसी और रूप में देखें। तो जो शगुन कंसेप्ट है वो ईश्वर को एक रूप में, एक आकार में देखता है। लेकिन निर्गुण जो है वो निर्गुण निराकार, यानी कि जिसके अंदर कोई गुण ना हो। गुण का मतलब हो गया ना कोई अहंकार, ना कोई द्वेष, ना खुशी, ना गम, किसी भी तरह की कोई भी एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं वो उनमें नहीं होता, ना उनके कोई आकार होता है। तो इस तरीके से शगुन और निर्गुण दो तरीके से भक्ति आंदोलन को हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन भी यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जाते हैं। सूफी आंदोलन का मैंने आपको बताया कि सूफी आंदोलन अलग अलग सिलसिले में है, तो हर सिलसिले के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी हमें समझना होगा, जानना होगा और उसको भी हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स में वो आ जाएं सवाल, तो आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, इसके साथ साथ मैं इस्लाम के ऊपर भी एक डिस्कशन रखूँगा, क्योंकि इस्लाम को बिना समझे हम मध्यकाल और सूफ़ी आंदोलन को नहीं समझ सकते। तो इस्लाम की शुरुआत कैसे होती है, पैगंबर मोहम्मद किस तरीके से इसका प्रचार करते हैं, किस तरह से उनके बाद खलीफा यानी कि सक्सेसर का सिस्टम शुरू होता है और किस तरह से वो आगे बढ़ता है और किस तरह से ओटोमन एम्पायर की स्थापना होती है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैं अपनी चर्चा आगे जारी रखूँगा। इस्लाम किन स्तंभों में टिका हुआ है उनके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा को करेंगे। इसके बाद मध्यकाल में सल्तनत पीरियड आता है। सल्तनत पीरियड में आपको 5 साम्राज्यों के बारे में पढ़ना होता है, जानना होता है। इसमें से पहला तो जो दास वंश है या स्लेव डायनेस्टी जिसको आप कहते हैं, है ना, तो पहले उसको हम देखेंगे। उसमें कई इम्पोर्टेंट सुल्तान हुए जिसको हम समझेंगे, उनकी पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ में से क्वेश्चन आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की, कुतुबुद्दीन ऐबक को बेसिकली फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है, तो उनकी और क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस को रखी जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जीवन में इंसान जो है हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है, हर चीज़ से उसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है अगर वो चाहे तो जैसे कि हमने प्राचीन भारत में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही एक आम आदमी के जीवन को जीते हुए सम्राट बनने का अपना सपना पूरा किया और बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त ने भारत के शायद ही किसी शासक को ना हराया हो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत में शकों को पूरी तरह से बाहर किया। उस बात को एक महान सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को स्थान देने में मदद मिलती है। उसके बाद हर्षवर्धन के भी बारे में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने हुनों का आक्रमण जो है बार बार असफल किया। उसी तरीके से यहाँ पर हम जब मध्यकाल में आते हैं तो वहाँ भी हमें शासकों की महानता दिखाई देती है। वो एक कॉमन एट्रीब्यूट नज़र आता है जिससे पता लगता है कि कोई भी इंसान अगर सोच ले और चाह ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो शुरुआत अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक से करूँगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको मैं बता दूँ कि आखिर उसको एक दास के रूप में या उसके साम्राज्य को एक स्लेव डायनेस्टी के रूप में क्यों कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शुरुआती जीवन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। करीबन 7-8 साल की उम्र में ही उसके माता पिता जो है वो एक्सपायर्ड। उसके रिश्तेदार जो है कुछ टाइम उसको पालते हैं, उसके बाद फिर उसको एज ए स्लेव जो है बेच दिया जाता है। वो स्लेव ट्रेडर के पास चला जाता है। स्लेव ट्रेडर उसको ले जा कर के एक काजी को बेच देते हैं। वो काजी काफ़ी रहमदिल था। उसके बाद उसको मिलिट्री ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, इन चीज़ों की थोड़ी बहुत वो ट्रेनिंग देता है। हो सकता है उसमें कोई उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन वो रहमदिल था तो चाहता था कि ये आदमी आगे तरक्की करे। कुछ टाइम के बाद उस काजी की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद काजी के जो बच्चे होते हैं वो भी उसको आगे फिर से स्लेव के रूप में बेच देते हैं।
ये जीवन इतना आसान नहीं रहा होगा उसके लिए। उस टाइम के जो दास हुआ करते थे, उनका जीवन बड़ा कठिन हुआ करता था। उन्हें उतना ही खाना मिलता था जिसमें वो ज़िंदा रह सके, उतना ही कपड़ा मिलता था जिसमें उनका बदन सिर्फ ढक सके, और जंजीरें उनके हाथ में बांध दी जाती थी, बड़े बड़े लोहे के गोले उसमें बांध दिए जाते थे रात को, ताकि वो रात का फ़ायदा उठा के भाग ना सके। अगर कोई दास इस तरह की हरकत करता भी था, भागने की कोशिश भी करता था, तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाती थी। तो इस तरह से उसका जीवन जो था वो बहुत कठिनाई से बीता। अल्टीमेटली उस स्लेव ट्रेडर ने उसे गोरी में जा कर के गोरी को बेचा, बिकॉज उस टाइम के जो सुल्तान हुआ करते थे वो बहुत सारे स्लेव रखते थे अपने पास। इसका कारण ये भी था कि ये स्लेव अपनी फैमिली या अपने रिश्तेदार या अपने लोगों के प्रति डिवोटेड नहीं होते थे, क्योंकि उनका कोई होता ही नहीं था। तो पूरी डिवोशन उनकी सुल्तान की तरफ होती थी, और वो पूरा जीवन जो है सुल्तान को समर्पित किए होते थे। तो वो वहाँ पे गया, वहाँ पे एक फूट सोल्जर के रूप में उसे अपॉइंट किया गया। कई लड़ाइयों में उसके जान पे बनी, उसने बहादुरी दिखाई, और उसके बाद धीरे धीरे फूट सोल्जर से ऊपर उठता हुआ वो एक जनरल तक पहुँचा। तो मोहम्मद गोरी के सेना में इसके साथ और भी लोग थे, जैसे कि ताजुद्दीन यल्तोज, नसरुद्दीन कुबाचा, इन लोगों का भी नाम आता है। वो भी उसके बड़े ही करीबी लोग, और कंपटीशन बड़ा टफ था इसके लिए कि उसके बाद वो कैसे आगे बढ़े। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो तराइन की लड़ाई हुई 1191, 1192, 1191, 92, और चंदेरी की लड़ाई जो हुई जयचंद के साथ 1194 में, उसमें उसने बहुत ही बहादुरी दिखाई, और उसी कारण उसे इंडिया का वायसरॉय बना दिया गया। उसके बाद जब गौरी वापस लौटा अपने देश, तो वहाँ पे रिवोल्ट हो गया और उसकी डेथ हो जाती है। उसका कोई अपना बेटा नहीं था, कोई सक्सेसर नहीं था, इसलिए उसके साम्राज्य को संभालने वाला कोई और नहीं था। तो जो गवर्नर्स जहाँ जहाँ पे थे, जैसा कि हम अलेक्जेंडर के टाइम पे भी देखते हैं, वो उन्होंने उन स्थानों को आपस में बांट लिया। ऐसा कोई रिटर्न डिवीज़न नहीं था, ये एक आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन खतरा तो था, क्योंकि नसरुद्दीन कुबाचा और यल्दोज अभी भी भारत में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास रहे। यही कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी दिल्ली में बैठ करके शासन नहीं कर पाए। उन्हें लाहौर में ही रहना पड़ा, ताकि लाहौर में रह करके वो उधर से होने वाले इन्वेजन का मुकाबला कर सके। इन एनी केस अगर वो इस तरह से कुछ करते हो, और वहीं पे चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके छोटे से लाइफ में उन्होंने जो अचीवमेंट्स थी, यानी कि 1206 से 1210, यानी कि 4 साल के अंतराल में उनकी डेथ हो जाती है, और 4 साल में उन्होंने बहुत सारे लाइफ के अचीवमेंट्स किए। और ये 4 साल ही मिला उनको अपने जीवन का, जो इसको आप एक गुड पीरियड कह सकते हैं। उससे पहले तो सिर्फ स्ट्रगल ही उनके लाइफ में था। तो इससे हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें अपने लाइफ से कभी निराश नहीं होनी चाहिए, कभी भी हथियार नहीं डालना चाहिए। आप लगे रहिए, आप संघर्ष करते रहिए। समय हर किसी का बदलता है, और इंसान अगर कोशिश ही नहीं करेगा तो समय बदलने के आसार भी उतने कम होते रहते हैं। तो जैसे कहते हैं कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि मेहनत करोगे तभी मिलेगा। तो अगर मेहनत ही ना करें तो इंसान किसी भी जगह सफलता को नहीं पा सकता। तो इसी तरीके से आगे की कहानी बढ़ती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के भी एक स्लेव होते हैं, एक दास होते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मेडिवल हिस्ट्री के, यानी सल्तनत पीरियड के सबसे हैंडसम पर्सनालिटी का इंसान माना जाता था। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि देखने वाला उनको देखते रहता था। बड़े ही खूबसूरत नैन नक्श, बड़ी ही अच्छी पर्सनालिटी, काफ़ी ऊंचे, लंबे, मजबूत वो दिखते थे। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता था कि वो इतना काबिल था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। तो खुद सोच सकते हैं कि वो कितनी काबिलियत उनके अंदर रही होगी। और ऐसा नहीं था कि इल्तुतमिश को एकदम से कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद गद्दी मिल गई। वो पहली चॉइस नहीं थे, और उसके बाद इल्तुतमिश को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि एक स्लेव को जब सुल्तान बनाया जाता है तो उस टाइम पे मेडिवल हिस्ट्री में फैमिली की ट्रेडिशन, फैमिली की हिस्ट्री बड़ी मायने रखती थी। उस टाइम तो क्या, आज भी लोग फैमिली
रेस, जाति, इन चीज़ों को बड़ी तवज्जो देते हैं। तो जो लोग अफ़गानी, तुर्रानी, ठीक है, उज़्बेकी, जो लोग दरबार में रहा करते थे और जो लोग अपने आप को ऊँचे कुल का मानते थे, वो किसी स्लेव को वो दर्जा देने को तैयार नहीं थे। तो इसके लिए इल्तुतमिश को बहुत कोशिशें करनी पड़ी, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत ट्रिक्स लगाने पड़े, जुगत लगाने पड़े, और उसके बाद अपने स्मार्टली टेकन डिसीजन की वजह से इल्तुतमिश जो है वो कामयाब हुए, एक सफल शासक के रूप में स्थापित हुए। इल्तुतमिश ने कई सारे कार्य किए। सबसे पहले तो खलीफा से अपने लिए एक एक्सेप्टेंस लेटर भी प्राप्त किया, जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान जो है इल्तुतमिश है, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके। क्योंकि अगर वो इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं मानते तो सीधा वो खलीफा के खिलाफ जाते, और खलीफा को उस समय संपूर्ण विश्व के इस्लामिक देशों का जो है शासक माना जाता था। इसके साथ साथ उन्होंने नए कॉइन्स शुरू किए, चांदी के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स, ताकि इकनॉमी अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। चालीसा नामक एक ग्रुप भी बनाया ताकि उनके स्लेव्स सारे इम्पोर्टेंट पोजीशंस में रहे, और जो लोग इम्पोर्टेंट पोजीशंस में रह करके भी उनके प्रति ईमानदार नहीं है, उनसे वो शक्ति अपने हाथ में ले। हालांकि बाद में ये उनके ही वंश के लिए बड़ा घातक हो गया, और इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसीज करने शुरू कर दी, और बाद में इन्हीं में से एक बलबन ने गद्दी भी हथियाई। लेकिन खैर उस समय के हिसाब से वो डिसीजन सही था। बाद में चलो ये उल्टा हो गया, बैकफायर कर गया, वो अलग बात थी। तो इसके साथ साथ इल्तुतमिश ने जो है कई तरह के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए। तो इस तरीके से इल्तुतमिश की कोशिशों का नतीजा था, जिसके कारण कई बार उनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान आती हैं, एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी महिला को शासक बनाया गया। हालांकि बहुत लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाई, और करीबन 4 साल के शासन के बाद ही उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुए, और उनको गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद बलबन का दौर शुरू होता है। बीच में कई और शासक भी आए, लेकिन वो कठपुतली शासक ही थे, तो उनको हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। बलबन आए, बलबन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूल इस्टेब्लिश किया। उनकी पॉलिसी को हम लोग पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड भी कहते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में चर्चा की जाएगी। हर एक टॉपिक में एक लेक्चर का समय तो कम से कम लगेगा। और उसके बाद फिर बलबन के पश्चात सैफ डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद कोई काबिल शासक यहाँ हमें दिखाई नहीं देते। तो इसमें सल्तनत काल में हमें लिटरेरी सोर्सेस को भी यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कई सारी किताबें उस समय काल में लिखी गई, और किसने कौन सी किताब लिखी इसके ऊपर भी कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चन या अजर्सन रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से किताब किसने लिखी, उस किताब में क्या है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। हमारे नोट्स में भी ये चीज़ें बड़ी डिटेल में दी गई हैं। तो जिनके पास हमारे नोट्स हैं या कोई भी आप मेडिकल हिस्ट्री की बुक लेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो उन फैक्ट्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन हर एक को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हर एक को याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद सैफ डायनेस्टी के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद सैयद आते हैं, सैयद के बाद लोदी आते हैं। तो ये 5 जो साम्राज्य हैं उनको अच्छे से करना होगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा भी इसमें आता है। कई सारे मस्जिद बनाए गए, कई सारे बागान बनाए गए, कई सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, कई तरह के चीज़ें जो है उस समय की गई, जिसको हमें बारीकी से समझने की ज़रूरत होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही अच्छे शासक नहीं माने जाते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए एक्सेप्ट इल्तुतमिश, जिन्होंने बहुत स्मार्टली जो है अपने राज्य को चलाने की कोशिश नहीं की। आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी लोग थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही इनको व्यापार की समझ थी, स्टेट की इकनॉमी की समझ थी, और ये डिपेंड करते थे अपने लैंड रेवेन्यू के ऊपर।
लैंड रेवेन्यू मतलब जो प्रोडक्शन लैंड्स के ऊपर से होती है उसके ऊपर रेवेन्यू, तो उससे इतने बड़े बड़े सेनाओं को मैनेज करना, उनके एक्सपेंसेस को मीट करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये लोग की मजबूरी थी कि ये अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने आर्मी को मैनेज करने के लिए आसपास के टेरिटरी में अटैक करते रहे, और ताकि उससे जो लूट मार मिले उससे उनकी इकोनॉमिक जो नीड है वो पूरी हो। तो अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ में भी हम यही सब देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बहुत बड़ी सेना अपना रखना चाहता था, और उस सेना को मैनेज करने के लिए उसकी मार्केट पॉलिसी बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और चूँकि वो इस तरह की पॉलिसीज़ अपना रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो ऑब्वियस है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट्स भी होंगे। तो जो रिवोल्ट्स होंगे उनको दबाने के लिए जो उसने काम किए वो सब भी देखना जरूरी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करना होगा। एक पॉलिसी अगर अलाउद्दीन खिलजी की ये थी कि वो आसपास के टेरिटरी को जीतेगा, लूटेगा, एक बड़ी से बड़ी सेंट्रल आर्मी अपने पास रखेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। कि अगर उसे मान लेते हैं कि 4 लाख की सेना रखनी है, तो 4 लाख की सेना को सैलरी देने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं है। अगर वो देने की कोशिश भी करेगा तो उसका जो ट्रेजरी है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए वो क्या करे? तो उसके लिए उसने मार्केट पॉलिसी बनाई। अच्छा, मार्केट पॉलिसी बनाई तो अगर आप चीज़ों का प्राइस कम कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो व्यापारी उसको लाना ही बंद कर देंगे। अगर उनको मुनाफा नहीं होगा तो वो लाएंगे कैसे? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि हर किसी को लैंड रेवेन्यू कैश पे देना है, पर्टिकुलर डेट को ही देना है। तो कैश लेने के लिए किसान जो है उसको बेचना शुरू करेगा, तो बेचेगा। जब सारे किसान ही अपना फसल एक टाइम पे बेचने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है ज़्यादा चीज़ें सब सप्लाई होंगी तो उसकी प्राइस तो कम हो ही जाएगी। प्राइस कम होगी, जब साहूकार को कम प्राइस पे मिलेगा तो वो आगे कम प्राइस पे बेचेगा। तो इस तरीके से एक एक चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड रही। मेडिवल हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को जब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह की पॉलिसीज़ को लागू किया, आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे, तो वो कोई ख़ास उसमें हमें वो दिखाई नहीं देता। थोड़े बहुत प्रश्न ऑब्जेक्टिव के प्रीलिम्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड, अदरवाइज नॉर्मली पोर्शन उसमें से नहीं आते। तो अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी, उनकी आर्मी की पॉलिसी और उनके इन्वेजन्स, चाहे उनके चित्तौड़ की लड़ाई, रणथंभौर की हमीर देव के साथ लड़ाई, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। डेट्स वगैरह, कई बार मलिक काफूर वगैरह जो साउथ में गए उनको लेकर के एक आधा प्रश्न कभी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो नहीं आते। तो इसके बाद आप तुगलक वंश में आते हैं। तुगलक में आपको फाउंडर तो गयासुद्दीन तुगलक थे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को आप सभी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने इनकी 5 पॉलिसीज़ जो थी जिनके कारण वो बड़ा फेमस हुए थे, है ना। कैपिटल को शिफ्ट करना, दोआब में टैक्स बढ़ाना, है ना, और कराची के ऊपर अटैक करने के लिए आर्मी बनाना, और उस आर्मी को फिर बाद में उत्तराखंड में भेज देना, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो कंट्रोवर्शियल भी था, वो कॉइन्स, टोकन करेंसी जिसको हम कहते हैं, उसकी शुरुआत करना। हालांकि ये सभी पॉलिसीज़ अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसका सही एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। असल में होता ये है कि हम किसी भी पॉलिसी को जब बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के समय कई सारी परेशानियाँ आती हैं। आपको फिर उन परेशानियों के बारे में सोच करके आपको डिसीजंस लेने होते हैं। लेकिन जब आप एक ही परेशानी से घबरा के या 2 परेशानी से घबरा के पीछे हट जाते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा तब होगा जब आप उस परेशानियों को हटा के, उस परेशानी को ख़त्म करके, उसको एंड करके आप आगे की तरफ बढ़ पाए। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक की सारी पॉलिसीज़ को थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत होगी, और आपको वो इतिहास की समझ भी बढ़ाएगा, और कई बार इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं। रिहाला वगैरह किताब उनके समय पर लिखी गई थी, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो थोड़ा काफ़ी हद तक इसमें आपको ये देखना होगा। लिटरेरी सोर्सेज में हमें ये समझने की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ेगी। फिरोज शाह तुगलक
एक ऐसे शासक थे जिनको पर्सनली सबसे बड़ा खजाना उनके पास था, यानी कि वो पर्सनल इनकम सबसे ज़्यादा उनके पास थी। उन्होंने नहर बनाए थे, उसकी इनकम 5 नहर बनाए थे, उसकी इनकम वो खुद भी रखते थे। बहुत अच्छे मिलिट्री जनरल नहीं माने जाते थे। एक बार बंगाल अटैक करने के लिए गए और वापसी में जीता तो नहीं बंगाल को, लेकिन वापसी में अपने ही सेना से बिछड़ गए और 6 महीने के बाद अपनी सेना से खुद मिले, तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक एक बेसिकली कहते हैं कि उनकी माता जो थी वो हिंदू थी, उसको प्रूव करने के लिए कि मैं एक प्योर मुस्लिम पायस पर्सन हूँ, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया। और इवन सिर्फ इस्लामिक लॉ में जो अप्रूव्ड टैक्सेशन था, खजिया क्या कौन से टैक्स थे, वही टैक्स सिर्फ यहाँ पे उन्होंने लागू किए। जजिया, जकात, खम्स, खराज, ऐसे 4 टैक्स थे जिन्होंने लागू किए। तो उसके बाद फिर तुगलक वंश में हमें और कोई दिखाई नहीं देता जो इतना इम्पोर्टेंट रहा। उसके बाद आखिर में सैयद के समय काल में तो खैर सैयद वंश की स्थापना जो है वो उसके बाद हुई। सैयद वंश की स्थापना उसके बाद हुई, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि उसमें से शायद ही कोई सवाल सैयद वंश में आपको कोई पूछा जाएगा, हालांकि थोड़े बहुत डिस्कशन उसमें भी मैं कर दूंगा जब इसमें मैं आऊँगा। फिर लोधी वंश आता है, बहलोल लोधी फाउंडर रहे, सिकंदर लोधी इम्पोर्टेंट रहे, और उसके बाद आखिरी जो शासक थे इसके वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आखिरी थे और इम्पोर्टेंट थे इसलिए भी क्योंकि पानीपत की लड़ाई में बाबर से लड़ाई लड़ते लड़ते वो रणभूमि में मारे जाने वाले पहले सुल्तान थे। तो थोड़ा बहुत इसमें से सिकंदर लोधी के बारे में, थोड़ा बहुत बहलोल लोधी के बारे में, अफ़गानी पैटर्न के बारे में और इब्राहिम लोधी के पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा उस टाइम पे बने हुए आर्किटेक्चर, उनके आर्किटेक्चरल पैटर्न, क्योंकि सिर्फ मस्जिद ही और मकबरा ही उस समय बना करते थे और तो कुछ कंस्ट्रक्शन होती नहीं थी। पैलेसेस वगैरह बनते थे, तो पैलेसेस थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उनका पैटर्न क्या था, उनका बनाने के तरीके क्या थे, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे करेंगे। ज़्यादातर लिटरेरी वर्क जो यहाँ पे हुए थे उसमें हम थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सल्तनत पीरियड समाप्त होगा। सल्तनत पीरियड के बाद आपका मुग़ल काल आता है। मुग़ल काल को हम अपने अगले लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आधुनिक भारत को डिस्कस करना शुरू करेंगे। हर एक पार्ट को डिस्कस करने में 2 से 3 लेक्चर लगते हैं। उसके बाद फिर हर एक पार्ट में हर टॉपिक को डिस्कस करने में 1 लेक्चर लगेगा। तो इस तरीके से करीबन 40, 45, 50 लेक्चर्स के आसपास में सारा का सारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है। और उसमें अगर हम आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा और। तो इस तरीके से हिस्ट्री चूँकि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है पहले फाउंडेशन बनाने में और उसके बाद हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने में। तो अभी मैं यहीं पे इस लेक्चर को एंड करता हूँ और आप सभी के अच्छे हेल्थ की कामना करता हूँ। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, आगे भी ध्यान रखिए। मैं आपसे संपर्क में रहूँगा। आप लोगों के साथ जल्द ही मैं ऑनलाइन लाइव में भी आऊँगा ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर और कोई भी कन्फ्यूजन हो उसको क्लियर कर सकूँ। वैसे अगर आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप नीचे अपना प्रश्न मुझे भेज सकते हैं या फिर डिवाइन IAS अकेडमी के पोर्टल में हमारा ईमेल ID दिया हुआ है, वहाँ पे आप आ सकते हैं, भेज सकते हैं। नंबर पे भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं अगले लेक्चर में आपसे मुग़ल काल के बारे में चर्चा करूँगा और उसके बाद फिर हम आधुनिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इस लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखा है, क्योंकि अगले जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हम इसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपके साथ नमस्कार।